for the Anong Talk Show, and I would like to introduce you to the founder of Anong Talk Show, Mr. Anong Tamut. He actually उनके साइड से ये शो को ब्रॉडकास्ट करने का ये उनका इंटरेस्ट था. That's how he has come all the way from Pasighat to host this कौन बनेगा अगला विधायक 2024 का शो. So, ladies and gentlemen, उनके स्वागत में a big round of applause for him. Thank you so much. So, कौन बनेगा अगला विधायक? I think ये एक सवाल सभी के जहन में है. इलेक्शंस आ रहा है 2024 और लोगों के मन में प्रश्न है कि किसको वोट करें. हमारा आज का जो ये शो है ये एक नॉन पॉलिटिकल शो है. एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. वी आर नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी. वी आर बेसिकली अ टॉक शो जिसमें लोगों की राय हम लोग लेके लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग अपना ओपिनियन बनाएं. अगला जो भी अपकमिंग इलेक्शन है उसमें अपना वोट मतदान किसको दें. सो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पैनलिस्ट बनाया है. बरदुमसा डायोन कंस्टिट्यूएंसी जो कि अरुणाचल का ओनली अकेला एक ऐसा जनरल या अनरिजर्व सीट है जिसमें कोई भी कैंडिडेट जो कि अरुणाचल से बिलोंग करता है इस सीट में वो कंटेस्ट कर सकता है. एंड आई थिंक हिस्ट्री से आप जानते हैं कि बरदुमसा डायोन कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरह के विधायक कंटेस्ट किया है और जीते हैं. बट ये अगला जो इलेक्शन है ये बहुत ही क्रूशियल है. ये लोगों तक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है या एक्सपेक्टेशन हमारे लोगों का जो है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे विधायक जो हैं हम लोग सही विधायक को चुने. तो ये पैनलिस्ट जो हमने फॉर्म किया है हमारे पास करीबन 10 पैनलिस्ट है जो कि बरदुमसा डायोन कंस्टिट्यूएंसी के अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं. मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा और थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन उनका राय जानते हुए इस शो को आगे ले जाना चाहूँगा. सो पहला मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा मिस्टर बोहुन बो. उनके लिए थोड़ा सा आप लोग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सो मच. ये बैठिए. Mr. Bohun Bo, again a public leader है. At the same time, he belongs to Tangsa community. Mr. Nongsa Singpho, again a public leader है, एक social worker भी है. और Farmer Seng Singpho, मैं उनको मंच पे ऑफ Bordumsa Dayan constituency and again a public leader and belongs to Singpho community. चौथा पैनलिस्ट हमारे बीच हैं एडवोकेट न्योवांग लोवांग. सो पेशे से एडवोकेट है. बहुत कम ही एडवोकेट बरदुमसा डायोन कंस्टिट्यूएंसी में मिलता है. इनफैक्ट ही वन ऑफ या प्लीज टेक योर सीट. सो मिस्टर लगांग अगेन ये एक यूथ लीडर हैं और एक मीडिया पर्सनालिटी भी है. सो again he belongs to Singpho community करते हैं and again he is a public leader. उसके बाद माइकल पाथोर को हमने आदिवासी कम्युनिटी से निमंत्रण किया था. आप पूर्णा ग्वाला जो है आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड चूंकि माइकल पाथोर को हमने इनवाइट किया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनको वो पैनलिस्ट में इंक्लूड करें. देन संजीव देवरी को बुलाना चाहूँगा. जो नेक्स्ट इज अरुणजीत चकमा. ये चकमा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. वेलकम. देन धर्मेंद्र कुमार जी, ये चकमा, इनको बुलाना चाहूँगा. चकमा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड अगेन ही इज अ पब्लिक लीडर. सो a big round of applause to all our panelists.
belong to different communities of Bordumsa Dayan constituency. समाज को अपने community को represent करते हैं in different forums and they have been really doing well and जो भी leadership qualities उन पे हैं और जिस तरह का वो समाज के लिए काम करते हैं, that is why आज इस forum में हमने इनको निमंत्रण करके पैनल होने का गुजारिश किया है. So thank you so much to all the panelists कि आप लोग आए और आपका कीमती वक्त आप लोगों ने दिया. हमारा डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे अभी, बट जैसे मैंने पहले बताया था, देयर आर सम ग्राउंड रूल्स. मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा सो दैट वी मेंटेन सम डेकोरम एंड इस शो को हम बहुत ही स्मूथली लेके आगे जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें कोई ब्लेम गेम हम नहीं करेंगे. क्या हुआ उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे. क्या होना चाहिए, आई थिंक उसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है. तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करना है थ्रू यू टू द पब्लिक कि हमारा अगला विधायक कैसा होना चाहिए. उनको एक रूप आपको देना है. वो विधायक जो भी होगा, बरदुमसा का हो सकता है, कोई बाहर से आया हो सकता है, वो विधायक कैसा होना चाहिए ताकि बरदुमसा जो कि एक जनरल कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, सभी लोगों को वो इकट्ठा एक साथ यूनाइटेड रख के हमारा बरदुमसा डायन कंस्टिट्यूएंसी को एक भाईचारे से डेवलपमेंट की ओर लेके जाएं. उनसे हमें रखना चाहिए. वो मैसेज के ऊपर हम बात करेंगे. सो पहला तो है कि हम बोलते हैं कि हमारा लीडर अच्छा होना है. लीडर अच्छा होना है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बट मैं ये पैनल को ये पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक आइडियल लीडर क्या होता है. एक आइडियल लीडर का मतलब क्या है? क्या क्वालिटीज उनमें होना चाहिए, या ये लीडर के साथ या एक लीडर के पास सिर्फ पैसा हो तो वो लीडर कहलाया जाता है? सो ये सवाल मैं हमारे पैनलिस्ट के सामने रखता हूं. ये आप लोग अपना राय आप लोग दे सकते हैं कि एक आइडियल लीडर आपके अनुसार क्या है. Who would like to open the discussion? And हमारे पास थोड़ा समय का पाबंदी है, सो आई थिंक around about 1.5 hour तक हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. सो आई थिंक द डिस्कशन शुड बी टू द पॉइंट. सभी को नमस्कार. पहले यहाँ आज जो आए हुए दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार. वैसे काफ़ी सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं तो हम छोटे से लड़के पर कोशिश करेंगे कुछ आप लोगों को कुछ हम अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दे पाए. पहले जैसे हमारे घनश्याम जी ने कहा है लीडर किस तरीके का होना चाहिए. हमारे तरफ से तो हम ये चाहते हैं कि एक लीडर लेदर की तरह होना चाहिए, जिस लेदर पे जो विजनरी पीपल्स है इस कंस्टिट्यूएंसी पे, इस जगह पे, जिनका एक थॉट प्रोसेस है, जिनका एक थिंकिंग है कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी को या इस कंस्टिट्यूएंसी या इस समाज को, इस बरदुमसा दायन को किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए, उनको मौका देने वाला लीडर हमें चाहिए. लीडर एज ए लीडर. इस तरीके से अगर हमारे पीपल्स भी थिंक करें, हमारे पीपल्स भी सोचे कि जो हमारा अगला लीडर होने को है वो अगर इस जो हमारा एलीट मेंटालिटीज़ को या हमारा जो यहाँ के जो पीपल्स है जिनके पास ये थिंकिंग है कि हमारे जगह को डेवलपमेंट की राह पे किस तरीके से ले जाना चाहिए, तो उन पीपल्स को जगह देना और उन पीपल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, वो एक्चुअली हमारे तरफ से या मेरे तरफ से स्पेशली ये एक लीडरशिप का ये क्वालिटी होना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू ओंग सिंह. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है लीडर का क्वालिटी. एंड लीडर लैडर आई थिंक सिनोनिमस है, और जो क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट किए हैं बहुत सही तरीके से आपने बताया. सो आई वुड लाइक Thank you for hosting us. Thank you, Anong Show. And good afternoon, everyone. My name is Arunjit.
घनश्याम जी का सवाल जो है बहुत ही जेनरिक सवाल है। उन्होंने पूछा है कि एक अच्छा लीडर हम लोग किस तरह से देखते हैं, क्या क्वालिटी होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है एक बड़ुमसा डायून कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रख के देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है बड़ुमसा डायून कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक ओनली जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसलिए अनरिजर्व है, इसलिए जनरल है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट इश्यूज है। यहाँ पे आप सबको पता है जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, बहुत ही यूनिक है। तो मैं ये जवाब को इस तरह से दूंगा कि हमें यहाँ में इस तरह से विधायक चाहिए, इस तरह से नेता चाहिए जो कि इस संजीदगी को समझ सके, जो कि सब लोगों को एक साथ में बैलेंस वे में सबको जो है समान तरीके से देखे, किसी को ऊंच नहीं, किसी को नीच नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबको जो है इक्वली ट्रीट करे। और जो बैलेंस यहाँ में चाहिए सब इश्यूज को समझने के लिए, सब जाति प्रजाति समुदाय लोगों को समझने के लिए जो एक लीडर में जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है। सो माय पॉइंट इज कि जो लीडर है ही हैज़ टू बी वेरी 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 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंट्रिकेसीज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमें जो है, जो स्पेशली जो बाहर से लीडर हम लोगों ने देखा है, जो हम लोग इम्पोर्ट किए हैं, वो लीडर्स I think they do not really understand the complexities and the intricacies of our issue. Thank you. तो गुड, नाइसली आंसर्ड, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में अरुणजीत चकमा ने बताया। बट मैं आपको ये थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा कि आपने बताया कि बाहर, व्हाट डू यू मीन बाय बाहर, कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग उसको अच्छी तरीके से समझेंगे लेकिन बाहर वाले नहीं समझेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा आप राय दीजिए। आप सबने देखा है कि यहाँ में जो है डायन बड़ुमसा में जो है एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 10 सालों में शायद, कि हम लोग बाहर से लोग यहाँ में जो है कैंडिडेट बुला के लाते हैं, जबकि हम सबका मानना ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग जो है यहाँ के जो इश्यूज है, क्योंकि देखिए हो ना हो यहाँ पे चकमा हाजम इशू है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल का इशू है, देवरीज है, आहोम्स है, खोचारी सोनोवाल्स है, आदिवासीज है। दीज आर यूनिक प्रॉब्लम्स। और ये यूनिक प्रॉब्लम्स को जो है कौन लोग समझ सकते हैं? जो लोग आपस में सदियों से, सालों से एक साथ में रह रहे हैं, उन लोगों को इन इश्यूज के बारे में ज़्यादा समझ है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग बाहर से आते हैं, जो बाहर से लोग कैंडिडेट आते हैं, वो लोग दे रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। हम लोगों का जो इमोशंस हैं उनको जो है ज़रा समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। आई थिंक इनका जो ओपिनियन है, जो उनका पर्सपेक्टिव है वो बताया है, तो मैं वही जानना चाहूँगा बाकी पैनलिस्ट से भी। आई थिंक ये एक बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट सवाल है सभी के जहन में, उसका उत्तर सबको नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक नौंसा जी बताना चाहेंगे कुछ। थैंक यू अनोंग टॉक शो, और साथ में यहाँ जो जितने लोग को पैनलिस्ट बैठा है उन सबको नमस्कार। तो ये है कि हमारा लीडर जो है, एक आइडियल लीडर किसको हम माना जाएंगे, तो सवाल रहेगा ये। तो मेरे हिसाब से जो भी हमारा लीडर होगा, ये एक ज़मीन से, उस जगह का ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने से ज़्यादा हम लोगों का समस्या को अंदर से समझ सकेगा। तो इसलिए जो अभी ये एक को पैनलिस्ट ने कहा है कि लास्ट 10 इयर्स से हम लोग ये जो प्रॉब्लम है हम लोग फेस करते आए हैं, तो सही में ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक शर्म का बात भी है कि इतने 20-25 हज़ार लोगों में से एक भी व्यक्ति अगर यहाँ से ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है क्या, ये दुनिया हम लोगों को क्वेश्चन करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी हमारा लीडर होगा वो एक विजनफुल होना पड़ेगा, जो कि इस
जगह का जो समस्या को वो दिल से समझता है, दिल से वो जानता है, और उसको ये हमारे एक मिनी इंडिया जो बोर्डुमसा दायुन जो है एक मिनी इंडिया है, जिसमें तरह तरह मैंने अलग अलग धर्म के अलग अलग जात के लोग यहाँ हम लोग सदियों से साथ बसा हुआ है। तो कोई अगर हमसे थोड़ा दूर का लोग आएंगे तो हमारा जो एक्चुअल मुद्दा है उसको वो रीड नहीं कर पाता है, एक नंबर। तो इसमें हम लोगों का जो प्रॉब्लम वैसा जैसा कि वैसे ही रह जाता है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए हमारा जो लीडर होगा हर छोटे से छोटे समस्या को उसके ये बोर्डुमसा दायुन का समस्या का वो उनके पास नॉलेज होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति को ही हम लोग चुनने के लिए कोशिश करना है, ना कि हम लोग किसी केस फॉर वोट को लेकर के हम लोग जाएंगे तो उसमें नुकसान हम लोग का ही होगा। तो यही है मेरा विचार कि हमारा जो भी आने वाला जो हमारा विधायक होगा, हम लोग सब लोग मिल करके ऐसा आदमी को हम लोग चुनने के लिए कोशिश करना है कि जो कि हमारा समस्या को सही में उनका नॉलेज हो। थैंक यू। थैंक यू। में दिखाई दे रहा है। आई थिंक इस तरह का डिस्कशन के जरिए से ही हम एक रूप दे सकते हैं हमारे जो भी अगला लीडर है, जो भी हमारा विधायक बनेगा, जो क्वालिटीज होना चाहिए। आई थिंक बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया है, और आई थिंक गुमसोंग जी भी कुछ बताना चाहते हैं। ओवर टू यू। Okay, thank you so much, Anok Tokso, for having me. Thank you for your beautiful questions. आपका क्वेश्चन ये था, according to you, who is an idol leader, right? तो मेरा ख्याल से stick to the point. Idol leader should be like उनको local cultures को भी हमेशा साथ लेके जाने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कमिटेड होना है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हमेशा सोच के जाने वाला होना है, और लीडर होना है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक मैटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि खास करके अरुणाचल प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में जाए और बोर्डुमसा खास करके हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ का कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे विभिन्न लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी सोच रखने वाला लीडर होना चाहिए, आइडियलिस्टिक लीडर होने के लिए। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारा, खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज को भी किस प्रकार से हम लोग बचा के हमारे आने वाले जनरेशन को हम लोग क्या दे सकते हैं, वो वाला आइडिया लेके आइडियलिस्टिक लीडर बनना पड़ेगा, तभी होगा। और साथ ही साथ में आपका इकोनॉमिक मैटर्स को भी हम लोग हमेशा आगे बढ़ावा देना पड़ेगा, और जितने भी विभिन्न यूथ है और कम्युनिटी के, उनको भी साथ लेके जाने वाला होना पड़ेगा। और सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जियो पॉलिटिक्स, इन चीज़ को साथ में लेके जाने वाला इंसान ही होना होगा पड़ेगा, जो भी हो। इसमें ये नहीं बोल के ये वो होना है, लेकिन भी और ख़ास करके आपका गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ का लोग बहुत ही सच्चा दिल वाला होता है, बहुत ही इनोशन वाला होता है। उनको शोषण ना करते हुए जो आगे ले जाए, वैसा वाला लीडर हमें चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपका, जैसे कि जसिंडा आर्डेन बोल के जो है आपका नॉर्वे का लीडर्स और न्यूजीलैंड का लीडर, उन्होंने अपना कल्चर डाइवर्सिटी को कभी मतलब खोने नहीं दिया है। वो इतना बड़ा अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो न्यूजीलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जो अपना कल्चर डाइवर्सिटी को बचा के रखा है। और ख़ास करके नॉर्वे का जो लीडर्स है, उन लोग से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का बारे में सीखना चाहिए। हमारा जो लीडर है उनको भी देखना चाहिए, उनका भी ये होना चाहिए कि मतलब जियो पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे और देना चाहूँगा आपका ली कुन यन बोल के, जो आपका सिंगापुर का जो बिल्डर था, सिंगापुर का नेशन को जो बनाया है। पहले सिंगापुर पोर्ट सिटी हुआ करते थे, लेकिन आज का दिन में वो एक ग्लोबल हब है सिंगापुर। तो इसी तरह हमारा बोर्डुमसा भी अभी आज के दिन में एक गांव का जैसा है, एक टाउन जैसा नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन वो लीडर ऐसा होना पड़ेगा कि हमारा इस बोर्डुमसा को उस मुकाम तक ले जाने सकने वाला होना पड़ेगा। आज का दिन में हम लोग फिनलैंड को देखता है। फिनलैंड एक एजुकेटेड नेशन है, फिनलैंड का जैसा हम एजुकेशन नेशन नहीं है।
तो हम लोग फिनलैंड का लोग किस प्रकार से ये एजुकेशन को कंट्रोल कर सका है, उसका लीडरशिप का क्वालिटी होने का कारण से हो सका है, तो वो चीज़ हम लोग देखना पड़ेगा। और खास करके आपका जर्मनी आज जियो पॉलिटिक्स में आपका सबसे अच्छा है, रीजनल बॉर्डरिंग इशूज़ को लेते हुए बहुत अच्छा है। वो सब चीज़ को भी मुद्दे नज़र रखने वाला इंसान होना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट भूटान आज का दिन में है आपका, उन लोग फोकस क्या करते हैं, हैप्पीनेस का ऊपर फोकस करता है। तो वो हैप्पीनेस का ऊपर फोकस करने वाला इंसान हमारा बोर्डुमसा दायून में भी होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे इतना ज़्यादा कम्युनिटी है लेकिन एक दूसरा को मिल के जुल के रह के आया है। और आने वाला दिनों में भी वो आइडियलिस्टिक लीडर इस प्रकार से होना पड़ेगा, सबको साथ जोड़ के रखने वाला होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मतलब एक लीडर विजनरी होना है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना लीडर खड़ा होता है और रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं वो लोग सब विजनरी वाला है। और बाकी जो को पैनलिस्ट ने कहा है उनको भी सहमत होते हुए मेरा ये विचार है कि एक आइडल लीडर ऐसे होना है। मैं प्रीसाइसली बोलना चाहता हूँ कि जितना भी को पैनलिस्ट ने कहा उसको सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आइडलिस्ट लीडर अप्रोचेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल का साथ साथ अप्रोचेबल होना चाहिए, ताकि वो जितना भी जो औरंगजेब ने कहा है कि बाहर का बारे में उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन वो कंफ्यूजन को इससे क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब जो बाहर का है वो अप्रोचेबल होने का चांसेस नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग का यहाँ है, यहाँ का जो विधायक होगा, एक लोकल विधायक होगा, एक इंडिजिनियस ये डिस्ट्रिक्ट का जो होगा, उससे मतलब अप्रोचेबल होगा, उससे हम लोग अपना दुख शेयर कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं और वो हम लोग को बेटर जानेगा और समझेगा। यही मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक्स। आई थिंक leader should be for these Dan Badusha constituencies, like the leader should be a ambitious one who has an aim like for the development of this this constituency. As previous speaker has already told that Dan Badusha constituency is just like a mini India. We stay peacefully with lots of myriads of communities here. So as per I concern, the leader should be a one who understands all our things, all our problems, and has the power to solve all this. And he should be one who can take our issues to the central level as well as to the state level to solve all these issues. Thank you. That's much what I have for a leader. So thank you. I think जो ओपिनियन या जो सारा लीडर हमारा विधायक, अगला विधायक 2024 लोकल होना है. So again, it is for the people, for the voters to decide कि वो विधायक son of the soil होना चाहिए या as अरुणजीत said कि बाहर का नहीं होना चाहिए. So I think ये decision लोगों को लेने में through whatever opinion they have shared, with their expert, advice, I'm sure हमारे जो भी voters हैं उन तक ये मैसेज पहुंचेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत सही तरीके से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक कहीं पे एक इलेक्शन जीतना है, एक पॉलिटिक्स में आना है, क्या पैसा जरूरी है? और ये पैसे के दम पे ही ये इलेक्शन जीता जाता है क्या? कैश फॉर वोट. और उस सवाल के साथ मेरा ये क्या बोलेंगे, इसके साथ में एक अटैच्ड क्वेश्चन है. हु इज करप्ट इफ दिस मनी कल्चर इज देयर? हु इज करप्ट? वोटर मतलब गिवर है या टेकर है? वोटर करप्ट है या गिवर करप्ट है? अगर मैं गिवर बोलता हूं यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये प्रश्न मैं आप लोगों को अभी आपके सामने रखता हूं. आप में से कौन इसका सवाल देना चाहेंगे पहला? आई थिंक श्यामल जी ने कुछ कहा नहीं है तो आपसे पहला शुरू करूंगा. Thank you, Anam and Ghanshyam, for organizing this first ever show in Bodumsa. वोट है, मैं समझता हूँ इंडिया का आज जो हालत है शुरू यहीं से होता है. जब इलेक्शन आता है तो जो हम लोग का जो करप्शन का मेन जड़ जो है यहीं से शुरू होता है. जितना कैंडिडेट है वो अपना
मैक्सिमम यूटिलाइज करता है और वोटर्स भी उसको लेने के लिए कोशिश करता है, जो कि किसी का पास में भी अपना पुरजोशे से या बिना मेहनत का पैसा तो किसी का पास नहीं होता है। पैसा जो है हार्ड अर्निंग होता है, चाहे जैसा भी हो। तो अगर हम इलेक्शन में पैसा कैंडिडेट अगर उसको खर्चा करता है तो नेचुरली वो है कि वो उसको एक इन्वेस्टमेंट टाइप में लेता है कि हम आज 1 करोड़ फेंकेंगे तो 5 साल में कम से कम और बिजनेस जो आप बोलना चाह रहे हैं कि वो बिजनेस की तरह ट्रीट करता है जी, जी। कि इतना पैसा अगर इन्वेस्ट किया तो 5 साल में मैं उसका दुगुना चौगुना निकालूं। बिजनेस ही तो इलेक्शन। आप में से कितने लोग सहमत है श्यामल जी ने जो बताया है कि ये पॉलिटिक्स एक बिजनेस है? आई मीन इन द सेंस जो इलेक्शन में लोग पैसे दे के वोटर्स खरीदते हैं या वो फॉर दैट मैटर वोटर्स पैसे लेके वोट देते हैं, दिस वे और दैट वे। आप में से सब लोग सहमत हैं कि एक बिजनेस है? तो इस बिजनेस को कैसे रोका जाए? इसका जवाब भी हम थोड़ा देना चाहेंगे। आई थिंक आपने कंप्लीट किया? नहीं, एक मिनट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो दो पैनलिस्ट ऑलरेडी रेडी है आंसर करने। एक मिनट। श्योर। तो क्या होता है कि आपने पूछा कि कौन गलती है इसमें या कौन दोषी कौन है? दोषी मतलब कौन करप्ट है? जी। सो इट्स पार्ट ऑफ करप्शन ओनली। ये दोनों ही साइड बराबर का हिस्सेदार होता है, क्योंकि देने वाला देता है तो लेने वाला भी लेता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप सही अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर समझ अच्छा समझेगा तो आप अगर नहीं लेने से वो देने वाला भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक हम प्रोड्यूसर में देखा पिछला कुछ समय से जो ट्रेंड चल रहा है तो इसमें करप्ट हम लोग ज़्यादा है। मतलब आप जब हम लोग बोलते हैं तो हु वोटर्स ओके। वोटर्स ज़्यादा। आप लोग सहमत हैं श्यामल जी से? आप लोग सहमत हैं? ओके। सो एक डिफरेंस इन ओपिनियन है। अगर सब लोग सेम ओपिनियन है तो आई थिंक उसको हम दोहराएंगे नहीं। डिफरेंस इन ओपिनियन एडवोकेट साहब। ठीक है, थैंक यू। मैं सहमत नहीं हूँ सोनवाल ने जो कहा है कि वोटर्स करप्ट है। मैं ये कहूँगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो एस्पायरेंट रिप्रेजेंटेटिव या जो कंटेस्ट कर रहा है वो करप्ट है। किस लिए बोल रहा हूँ? अगर वो लीडर के लिए वो बनना चाहता है, एक लीडर बनना चाहता है, तो वो उसका क्लियर माइंडसेट होना है कि वो अपना हिम्मत से जीते, कि वो अपना ऑनेस्टी से जीते। ये नहीं हो कि वो करप्ट से जीते। तो पहले शुरुआत जो है वो रिप्रेजेंटेटिव से आ रहा है तो वो करप्टेड है। लेकिन पब्लिक लोग, जनरली पब्लिक लोग, एक हम लोग का वो टेम्पटेशन, वोट अगर टेम्पटेशन ना होता तो वो वोट नहीं होता, तो पब्लिक उसमें टेम्पटेशन में गिर जाता है ऑब्वियसली। लेकिन करप्ट बोले तो मैं यही बोलूंगा कि जो कैंडिडेट जो पैसा फेंकता है वो करप्टेड है, वो सही लीडर नहीं है। अगर सही लीडर है वो अपने दम से जीतना है, वो कन्विंस कर पाना पड़ेगा, वो पब्लिक को कन्विंस करना है कि वो उसका विजन ये है, वो कन्विंस करके वो जीतना है, ये नहीं कि वो पैसा फेंक के। तो इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि करप्ट वो है जो लीडर जो उठता है, जो पैसा देता है, वो करप्ट है। पब्लिक नहीं, पब्लिक टेम्पटेशन पे गिरता है। नहीं, आई थिंक एडवोकेट साहब ने जो बताया है उसमें भी दम है। ये हम नकार नहीं सकते हैं, उसमें भी दम है कि जो देता है, देने वाला भी करप्ट है। हालांकि सोनवाल जी के अनुसार लेने वाला भी करप्ट है। लेकिन अगेन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आई थिंक कई लोगों ने तो यही राय दिया है कि लेने वाला करप्ट है। सो आई थिंक इसमें थोड़ा सा हम ये बाकी पैनलिस्ट से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस करप्शन को कैसे रोका जाए, या इस लेन देन का जो मामला है कि कैश फॉर वोट, इसको कैसे हम बंद करें एज अ वोटर और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो भी कंटेस्ट करेंगे। इसमें चेक से आ रहा है, हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बात, सबसे पहले यहाँ डाइन बोर्डुमसा ग्राउंड एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा का दम पे आता है। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे अभी कितना सारा कैंडिडेट, लास्ट इलेक्शन में 100 जैसा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ना उनका घर है, ना उनका बीवी का घर है, ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना कुछ है, लेकिन भी यहाँ क्यों आता है? उनका पैसा का दम से आता है कि यहाँ जाएंगे, बोर्डुमसा जाएंगे, हम लोगों को पैसा देंगे और खरीदेंगे। अदरवाइज बोर्डुमसा जैसा जगह में दूसरा क्यों आना है? यहाँ का सोन ऑफ द सॉइल क्यों नहीं बन सकता है हमेशा? जैसे कि अरुणाचल का हर जगह 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में अपना आदमी बनता है,
लेकिन बोर्डुमसा जैसा जगह पे हमेशा हजारों आदमी कैंडिडेट बन के क्यों आता है? ओनली पैसा की वजह से आता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इस अनोंग टॉक्सो का माध्यम से बोलना चाहूंगा, यहाँ ना उनका कुछ है, ना घर है, ना अपन है, लेकिन यहाँ आता है, हमारा 2-4 बच्चों को गुमराह करता है, पैसा थमा देता है, करप्शन वहीं से शुरू होता है और इस करप्शन की वजह से ही बोर्डुमसा बदनाम है। इसीलिए मैं यही बोलूंगा केस फोर बोर्ड का जो डिस्कशन में कि सबसे ज्यादा करप्टेड जो लीडर्स है वही है और हमें ये प्लेस लेना पड़ेगा इस बार का इलेक्शन में। जो लीडर पैसा देता है उनका हम लोग वोट देना ही नहीं, कभी भी नहीं देना है। थैंक यू सो मच। आई थिंक या थोड़ा सा मैं इसमें टोकना चाहूँगा। जो गुमसोंग ने बताया कि बहुत अच्छा उनका राय है, आई मीन इन अकॉर्डेंस टू एडवोकेट साहब, कि लेना नहीं है। वो टेम्पटेशन होता है ना कि फ्री में कुछ मिल रहा है। तो फ्री वाला जो कल्चर है हमारे देश में बहुत जबरदस्त का है, मतलब कुछ भी फ्री बोल दो तो लाइन लग जाता है लंबा चौड़ा। रुपया तो बहुत ऊपर है, आप फ्री में अगर खाना खिलाएगा बोलेगा तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल कमिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट। सो ये फ्री में जो पैसा मिल रहा है, आई थिंक इसको कैसे रोके? एक तो है कि वोटर्स को आप थ्रू दिस शो आप अपील कर रहे हैं नहीं लेना है, बट हाउ डू यू as the leaders of your society, as a public leader, how do you convince them? How do you convince them कि 5 साल के लिए आपने एक लीडर चुना पैसे लेके और उन्नति हुआ नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, अल्टीमेटली जाके 5 साल वो प्रॉब्लम फिर फेस करता रहेगा। सो उसका कैलकुलेशन कुछ अगर है आपके पास तो आप बताना चाहेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मीनिंगफुल। सबसे पहले मैं ये आनंद टॉक्सो को आज थैंक्स देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल सोचा कि इस पैनल का एक सदस्य बनूं और मैं अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच विचार को समाज के आगे इसे मैं बोल सकूं, इसे रख सकूं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका जवाब लोगों ने जो दिया वो ऑलमोस्ट मेरा वही व्यू है, मेरा कोई अलग व्यू नहीं है। लेकिन मैं फिर इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स होता है, जो फंडामेंटल राइट्स को पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स को जो रिस्पेक्ट करता है, जिसका फंडामेंटल राइट्स को जो उसको फुलफिल करता है, इस तरह का लीडर हमें चाहिए और इस तरह का लीडर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना फ्रेंचाइजी को, जब हम वोटर से जब हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तो उसका जो मेरा जो फंडामेंटल राइट्स होता है, वो राइट्स हर एक कास्ट कम्युनिटी, कोई भी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन सबको मिलना चाहिए। वो लीडर कुछ ऐसा होना चाहिए जो सभी जनजात, सभी आई थिंक वर्ग के लोग। हाँ, मैंने सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं मोर और लेस सभी लोग वही सेम ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये दूसरा वाला ओपिनियन में भी correct. बात करना अगर कुछ चाहता हूँ, अगर जो पैसा विचार- मनी कल्चर का बात है। करेक्ट। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले जब तक हम लोगों का वर्क कल्चर डेवलप नहीं होगा, हमारा करप्शन सिस्टम हमारा माइंड से कभी जाएगा ही नहीं। हम लोगों का एक चीज़ है ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग काम ज़्यादा, हम लोग जो हम लोग को काम करना चाहिए, हम लोग काम ज़्यादा नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। आज का इस कंपटीशन जो चल रहा है, कॉम्पिटिटिव जमाना जो है, इस कॉम्पिटिटिव जमाने के हिसाब से जिस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमें जिस तरह से वर्क कल्चर और टाइम कल्चर को जिस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें लगता है हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते, तभी हम लोग इजी मनी के तरफ आकर्षित होते हैं और हम उसके तरफ जाते हैं और जो देते हैं, लेने वाला भी लेते हैं, देने वाला भी देते हैं और यही चल रहा है। मैं सोचता हूँ इसको हम सबका ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमें इसको बंद करना है और हम एक वर्क कल्चर की तरह आगे बढ़ना है। नया टेक्नोलॉजी का साथ हमें उसका साथ हम अपने आप को एडजस्ट करना है। थैंक यू। इनका आई थिंक कि काम करना ज़रूरी है, अपने बल पे अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। कि आपके पास अगर वो सोर्स ऑफ अर्निंग है तो वाई टू डिपेंड ऑन अदर्स, कि दूसरों के पैसे पे क्यों जीना है, राइट? कि लोग आके आपको पैसे दे रहे हैं, आपको अगर खाना मिल रहा है, आपको घर है, आपका बागान है, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैसा ज़रूरी नहीं है।
आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि हम लोग अपने आप को कैसे एंगेज रख रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना रहे हैं. सो अगर आपको लगता है कि इनका पॉइंट में कुछ दम है तो इसको आप उनके साथ आप कुछ आपका राय है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज डिफरेंस इन ओपिनियन है देन यू कैन स्पीक आउट. कैश फॉर वोट, इसका ऊपर में तो डीपली इसके ऊपर में जो दोनों पक्ष वोटर और जो एस्पायरिंग कैंडिडेट दोनों ही मैंने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन तो करप्शन होता है, छोटा करप्शन बड़ा करप्शन नहीं होता है. तो करप्शन का ऊपर में ये होना है कि जो लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है जो देने वाला जितना करप्ट है. इसलिए ये करप्शन होने से हम जनता तक ये मैसेज हम लोग देना चाहिए, इसको रोकने के लिए. इसका ऊपर में डीपली उन लोगों को ज्ञान एक पहुंचाना है, दिल तक उसको पहुंचाना है कि आप जब पैसा ले करके आप वोट डालेंगे तो सबसे पहले वो अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट को वो रिकवरी करने के लिए सोचेंगे. तो उसको रिकवरी करने के लिए जाएंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, वो फिर उसमें करप्शन जोड़ना पड़ेगा. तो इस तरह से करप्शन जो है लिंक जो है आगे बढ़ते जाता है. अगर आप करप्शन उस मनी को अगर आप वापस लेने के लिए होने से आपका वर्क क्वालिटी उसमें फिर खराब हो जाता है. जिस हिसाब से आपका जो भी काम है उसको सही ढंग से हम लोग करने के लिए कोशिश करने से भी वो उसमें कमीशन सिस्टम में आ जाता है. तो इसी तरह से ये करप्शन जो है आगे बढ़ते जाता है. इसलिए हम लोग जो वोटर्स खुद अपने आप को सोचना है कि मैं लोग अभी जितना भी हम देखा है लीडर लोग इलेक्शन का टाइम में आता है कि हम डेवलपमेंट करेगा बोल करके, लेकिन डेवलपमेंट जो है कहाँ से शुरू करेगा वो उन लोगों का कोई विजन नहीं है. कहाँ से शुरू करेगा डेवलपमेंट जो है, तो उन लोगों का डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ लोगों तक गुमराह करने का ही एक जरिया बन करके रह गया है. डेवलपमेंट का भाषा जो है, वर्ड जो है. इसलिए मेरे तरफ से जितने भी नॉट ओनली इन बोर्डुमसा दायुन ये पैसा लेन देन जो है हमसे भी ज़्यादा कोई जगह में ऐसा है कि एक गांव में कम से कम लाखों करोड़ों में ये सब लेन देन होता है. तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को टोटली बैन करना चाहिए. जब तक वो नहीं तो एक पैसा वाला ही एमएलए बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, तो एक अच्छा आदमी, एक अच्छा व्यक्ति उसको एमएलए बनाने से पब्लिक का बेनिफिट होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है. लोग वो पैसा को देख करके अच्छा आदमी को छोड़ दिया जाता है, रह जाता है, जो कि हमारा जो समस्या को वो अच्छा जानकार है, वो जानता है, उसको उसका पास इच्छा शक्ति भी है करने के लिए, लेकिन जनता की तरफ से वो पैसा का लेन देन का वजह से वो आदमी पीछे रह जाता है. तो इस तरह से ये समस्या को हम लोग खुद समझना पड़ेगा. स्पेशली बोर्डुमसा और डायुन के लोग जो है इसके ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे करके हर व्यक्ति इसको मैसेज जो है जन जन तक पहुंचाना है कि इस बार हम लोग मनी कल्चर को बंद करके हम लोग एक अच्छा लीडर को चुनेंगे जो कि हमारा समस्या को जानता है, हमारा समस्या को वो समाधान लाने के लिए इच्छा शक्ति है, उसके पास विजन है. ऐसा आदमी को, ऐसा लीडर को हम लोग सब लोग मिल करके चुनना है, ना कि पैसा का बल पर जो आता है उनको हम एक हमारा आने वाला विधायक बनाएंगे. थैंक यू. सो अगेन आपका जो भी विधायक होगा वो आपका कमिटमेंट, आपको जो कमिटमेंट दिया है वो फुलफिल करेगा. इसमें थोड़ा सा आप लोग अगर बताना चाहेंगे. आंसर जो है वो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. ओके. वो आदमी उस जगह का
सन ऑफ द सॉइल। ओके ओके फाइन। आई थिंक घूम घाम के वो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आप बता रहे हैं, वो रूपांतर आप दे रहे हैं वो विधायक को। आपका कुछ कहना है? आपका जो पहला क्वेश्चन था, पहला मीन्स बीच का कोई क्वेश्चन था जो कैश फॉर वोट, इज इट? इस कैश फॉर वोट का हम अगर इन डेप्थ स्टडी करने जाए तो देखिए ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। टुडे वी कैन बी एटलीस्ट ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग्स ना। यहाँ एंटायर अरुणाचल क्या, यहाँ एंटायर नेशंस क्या, एंटायर दुनिया में ही ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। दिस इज अ लूप। ये आप चाह के भी तोड़ेगा बोलने से भी इतना सालों का सिस्टम बना के रखा हुआ है, ये अभी फट से आप मिटा नहीं सकते हैं। जितना भी प्रीवियस पैनलिस्ट है उनका मैं सभी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करता हूँ, बट यहाँ रीजंस क्या है इस पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है। सॉरी, इस पे क्या है, आप देखिए इतने सालों में हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन एक पॉवर्टी पॉपुलेशन है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन पे जा रहा है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या होता है कि इतना सालों में हम लोगों का पॉपुलेशंस को जानबूझ के नीचे गिराया गया है, जानबूझ के रखा गया है उस एंगल पे, जहाँ पे आपका ये जो कैश ये सब का जो मतलब ये चमक धमक वाला चीज ना जल्दी दिख जाता है और आदमी मन से चाहता है कि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ये नहीं सोचता है कि मेरा जो वोट है उसमें से मेरा जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, व्हाटसोएवर लीडर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग का क्या इंपॉर्टेंस है, वो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारा क्या हो जाता है, सिस्टमेटिकली हम लोग का इतना सालों से ऐसा रखा गया है कि हम लोगों को इलेक्शन माने कैश। यहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सीबीओस का, टू बी ऑनेस्ट। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जितना है, स्टूडेंट्स यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस जितना है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जितना है, उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां से शुरुआत होना है। बट अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल है, इस पे स्टूडेंट्स यूनियन से ही ये पॉलिटिक्स, ये मनी बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू होता है। उस दिन हमारे यशस्वी सीएम साहब भी कह रहे थे अरुणाचल में ये मनी बेस्ड पॉलिटिक्स को हटाना है, ये करना है, वो करना है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो एकदम ग्राउंड जीरो से ये शुरू होता है, उस स्टूडेंट्स यूनियन का समय से शुरू होता है, जिस स्टूडेंट्स यूनियन से फ्यूचर लीडर्स क्रिएट होता है, वहां से ये सिस्टमेटिकली एक ट्रेंड बना हुआ है। इस आई थिंक आप जो बता रहे हैं, थैंक यू आपका आंसर के लिए। तो सवाल यही है कि चल रहा है, सिस्टम है, प्रोसेस है, कई सालों से चल रहा है, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है। सो इस प्रोसेस को हम कैसे बदलाएं, कैसे इसको बंद करें? आई थिंक क्वेश्चन वहां पे है कि एज अ लीडर, अगेन आई थिंक तो हमारा शो काफी लंबा हो जाएगा। एक्चुअली I'll make it very short. हाँ प्लीज। थिंग इज लाइक से जो भी हम बोल रहे थे पहले, आपका जो कैश फॉर मनी, उसका हम मनी फॉर वोट ना, उसके लिए हम बोल रहा था। अभी का समय में हम आपको सोल्यूशन तो हमारे तरफ से यही देगा कि जो हमारा सीबीओस है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट थिंक कि कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपना कम्युनिटी का खराब सोचेगा। तो आई थिंक वहाँ से ये सब चीज़ का प्रचार होना है, वहाँ से ये चीज़ ये जो कैश वोट ये सब का जो क्रोनोलॉजी, इसको तोड़ने के लिए आई थिंक वहाँ से शुरुआत होने से बेहतर है। दैट सीबीओस मेथड। करेक्ट, मतलब जड़ से आप बोल रहे हैं। जड़ से हाँ? और घर से शुरू होना है, मैं तो इतना बोलूंगा, क्योंकि हर घर में आई थिंक ज्यादातर घरों में पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो उन पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम निकल के आइए। आपको भी पता है ये चीज गलत है, तो उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज करना ही बड़ा बात है। करेक्ट। मेरी तरफ से बस इतना ही। सो अगेन मैं आपका जो बेसिकली राय है और इनका जो राय था संजीव देवरी का, थोड़ा सा उसको मैं जोड़ना चाहूँगा कि बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है या काम नहीं करता है, पैसा फ्री में मिलता है तो ले लेता है। सो आपका विधायक कैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स इन बोरदुमसा डायन कंस्टिट्यूएंसी, कि आप अपने बलबूते खड़े हो ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये अगेन नौसा जी का जो एक पॉइंट था डेवलपमेंट, उसी से जुड़ा हुआ है। हम पूरा अरुणाचल को नहीं बोला जाएगा, इस पे हम स्पेसिफिकली बोरदुमसा को ध्यान देते हैं। चलिए बोरदुमसा का ही बात चल रहा है तो बोरदुमसा पे आते हैं। सी वी आर सो ब्लेस्ड। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात है, इन्वेस्टर्स लाने का बात है, I'll come to a very good briefing, I think so, from my side. देखिए आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार पड़ा हुआ है, आपके पास गुड एग्रीकल्चर लैंड है, वो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड दुनिया भर का है,
आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस आप बोल रहे हैं कि बरदुमसा डायन कंस्टिट्यूएंसी में अवेलेबल है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मे बी दैट इज व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयड, दे डू नॉट नो कि करना क्या है। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें उसको। पता तो सबको है, टू बी ऑनेस्ट, सभी को ये पता है कि बरदुमसा डायन क्या है। वैसे ही जैसे पहले हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा था कि बाहर का कैंडिडेट यहाँ क्यों आ रहा है, वो देखा है कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या है इस जगह पे। सी कमिंग टू द पॉइंट, ये आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज का मैं जो बात कर रहा हूँ, आपके पास में यहाँ पे यू हैव पेट्रोलियम ये प्रोडक्ट्स, बोरडुमसा, दायून एंड खरसांग ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम्स का अवेलेबिलिटी है। यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे। सो वी आर द पीपल ऑफ ऑयल इफेक्टेड एरिया। तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स का अगर बात बोला जाए तो पेट्रोलियम में कौन इन्वेस्ट नहीं करना नहीं चाहता है। हाँ, करेक्ट। सो दैट इज वन एरिया। आज का दिन में क्या हो रहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इनके पास में। इस ऑयल को किस तरीके से, इस हमारा जो अपना रिसोर्सेस है, इसको किस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज किया जाए या इसको एक्सप्लोर किया जाए अपने लिए। हमारा क्या हो रहा है, हम डिपेंड कर रहे हैं किसी और के ऊपर में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आई थिंक सेमी प्राइवेट कंपनी से ऑयल इंडिया हो गया, ये सब इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट चलिए, डिपेंडेंट होना सही है, बट ऑयल इंडिया क्यों दुलियाजान से ही ऑपरेट करे, क्यों नहीं यहाँ से ऑपरेट करे। एम्प्लॉयमेंट का अगर बात बोले, इसी रिसोर्सेस में काफी एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। इस पे CSR का बात होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात, फंड का बात होता है। हमारा जो ऑयल इफेक्टेड एरिया के हिसाब में जो उनका चार्टर्ड पे है कि जॉब मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिला जा रहा है। ये सारा चीज हम पब्लिक को क्वेश्चन करना है। हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज का भंडार पड़ा हुआ है। ये जो ऑयल है, ये गैस है, चलिए ये नॉन रिन्यूएबल भी अगर बोलते हैं, चलिए कोई नहीं, लेकिन चलेगा ना 100-200 साल तक। तो वहां तो कुछ कर सकते हैं पीपल, वहां हमारा एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है। हमारा जो अपना रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये क्या बोलते हैं, हमारे गवर्नमेंट के पास भी इस चीज को ये क्या बोलते हैं यूटिलाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, या हम उस मैकेनिज्म से बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। इसका प्रॉब्लम हमारे पीपल्स पे है और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जाता है उन पे भी है। अभी तक मैंने इन सब चीज़ों को प्रॉपरली कोई ध्यान दिया गया ही नहीं। अभी जितना भी ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो ऑयल का जितना भी यहाँ काम चल रहा है, ज़्यादातर ऑयल खुद टैकल करता है या कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आता है बाहर से। क्यों नहीं हमारे पीपल को दिया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट का मौका, क्यों नहीं हमारे पीपल को दिया जाए वो एम्प्लॉयमेंट का मौका। प्रॉब्लम इस पे है। सेकंड थिंग, दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट सेटअप यहाँ पे है, प्रोडक्शन हो रहा है क्रूड ऑयल का। आई थिंक जो भी यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज बाहर जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं, शायद दिया भी होगा मे बी। जो भी लोकल यहाँ के निवासी है उनको एम्प्लॉयमेंट्स नहीं दिया जाता है। यहाँ देखिए, अभी हम बीइंग अ यूथ, बीइंग बॉर्न एंड बॉर्ड अप बोरडुमसा, यहाँ में हमने जितना भी अभी तक देखा है, यहाँ बहुत मिनिमम पीपल को दिया जाता है। दैट टू समहाउ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ऑन दैट थिंग। सो इस तरीके से आई डोंट थिंक कि यहाँ इतना वैसा जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था इनकी तरफ से, या वैसा जो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था, वो अभी तक मिला नहीं है इनको। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई मीन, इज इट द कंपनी और द सिस्टम और व्हाट इज इट? No, overall. Okay. Our own peoples, our own CBOs, our own government, our own ये जो भी अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, सब पे ही प्रॉब्लम है ये। नहीं, ठीक है। आई थिंक आपका पॉइंट वैलिड है। तो उसी एंगल में ही मैं ये बेसिकली प्रश्न पूछ रहा था कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स को इस तरह का मतलब लोगों को हम लोग यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। सो वो आप मतलब कहने का मतलब कि अगला विधायक से आप क्या चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन आप सेट करिए कि यहाँ पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, whether it is sandstone, whether it is coal, whether it is petroleum product, whether it is farmers produce, उसको कैसे एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और लोग अपना क्या बोलते हैं अर्निंग वहां से निकाले। सो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन आप सेट कीजिए, सो दैट इट बिकम्स अ मैनिफेस्टो फॉर द अपकमिंग पर्सन हु बिकम्स द विधायक ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी। इस पे क्या है, चलिए ऑयल को हम थोड़ा साइडलाइन भी करते हैं क्योंकि इस पे बहुत बड़ा लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हमारे पीपल्स के थ्रू में या हमारे जो विधायक है इनकी जो रीच पे है उसको हम बात करते हैं। देखिए, हमारे एरिया, जो हमारा एरिया है, ये आपका बहुत सुंदर एग्रीकल्चर लैंड है, और जितना भी हमको पता है यहाँ का एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत है।
यहाँ आई थिंक 100-200 करोड़ का वेजीज या ये बीटल नट्स या इस तरीके से काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स है, हॉर्टिकल्चर आइटम्स है जो हमारी जगह से निकाला जाता है। तो इसको क्या करना है हमारे तरफ से कि विधायक जो भी हमारे बनेंगे उनको यहाँ पे ये एमएसपी का लागू करना है हमारे फार्मर्स का बेनिफिट के लिए। उसके बाद एमएसपी मतलब दैट सेलिंग प्राइस और मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग सपोर्ट प्राइस है वो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। उसको लागू करवाना है। मार्केट प्लेस, आप बोल रहे हो कि एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना है, मंडी काइंड ऑफ। Okay. ये जैसे बाहर के स्टेट्स में ये लागू है, यहाँ वहाँ मंडी चलता है। मंडी माने एक वेजिटेबल मार्केट होता है जो गवर्नमेंट ऑक्शंस करते हैं उस पर, तो वो चीज़ यहाँ आना है। वो आएंगे तो क्या होगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारा अभी उल्टा चल रहा है, हमारा उल्टा बाहर जा रहा है। व्हाट वी डू इज लाइक, हम खेती तो करते हैं, हम खेती करने में क्या होता है, चलिए आज गोभी आज 100 रुपये किलो चल रहा है, बट यहाँ मार्केट वाले आते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 100 रुपये में तो सब दे रहा है, आप सस्ता में दो तो आपका माल लेके जाएगा। तो हमको जो 100 रुपये मिल रहा है उसमें 10 रुपये मिल रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम चला आ रहा है। एंड देखिए हमारा पास अगर एग्रीकल्चर बेस पे इतना पोटेंशियल है तो बाहर वाले यहाँ क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपका से सपोज कोई वेजिटेबल का है, वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स कुछ होता है ना जो हमारा सुपरमार्केट्स में बेचा जाता है, उसको भी तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। या जैसे हमारे पास में ये कैटल फार्मिंग है, कुछ है, उसको भी तो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। तो उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने का जो मैकेनिज्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बाहर से हम लोग इन्वेस्टर बुला सकते हैं। सो आई थिंक आप जो बोल रहे हैं ना वो विजनरी, जो आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी में ही वो छुपा हुआ है। जो क्वालिटीज एक होना चाहिए एक विजनरी लीडर का, एक विधायक का, कि वो देखे एग्जैक्टली। अगर आप बोल रहे कि सन ऑफ द सॉइल होना है तो सन ऑफ द सॉइल को तो ये दिखना चाहिए कम से कम। जी जी, उनको बेहतर पता होना है। एग्जैक्टली। सो अगला विधायक जो भी होगा, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन सेट हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, या वो उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और फॉर दैट मैटर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, अगर इन्वेस्टर्स भी यहाँ बुला सकते हैं। आई थिंक दैट इज वन वैलिड पॉइंट। आप कुछ बोलना चाहते हैं? See, this is a very good question that हम लोग का constituency में why we cannot attract investment. सबसे पहले तो I think we are having a kind of oversight. सबसे पहले जो सबसे important मुद्दा ये है कि हम शायद भूल रहे हैं कि डायून बोर्डुम्सा is a notified disturbed area. I guess सबको पता है। और investment का सबसे पहला जो पैरामीटर है कि these areas should not be disturbed areas, should not be disturbed, notified disturbed areas. इसलिए बहुत ही जरूरी है जो भी यहाँ में विधायक होता है, जो भी विधायक होगा, वो जो है इस एरिया में शांति सौहार्द अच्छी तरह से बना के रखे। Until and unless we don't have harmony, peace and tranquility in the area, we cannot expect corporates and companies to come here and invest. इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम सब जितने भी कम्युनिटीज़ यहाँ में हैं, सब लोग मिलके आपस में मिलके इस पे जोर देना है कि वी कंटिन्यू टू हैव दिस कम्युनल हार्मनी, पीस इन दिस प्लेस। फर्स्ट पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस नोटिफाइड डिस्टर्ब्ड एरिया टैग दैट वी आर हैविंग, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। आई एग्री विथ ओंगसेंग कि यहाँ में दिस एरिया इज ब्लेस्ड विथ फुल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस नोटिफाइड डिस्टर्ब्ड एरिया, दिस प्राइवेट कंपनीज दे डोंट कम। और इसी के वजह से जो है वी हैव अदर प्लेथोरा ऑफ इश्यूज। बाहर से कंपनीज नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, देन वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब्स। तो अगर हम लोग सब मिलके सबसे पहले तो ये शांति सौहार्द इसको हम लोग बरकरार रखना है, देन प्रॉब्ली वी कैन टॉक टू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू make arrangements or talk to the higher people so that these areas could be removed from disturbed notified areas. Only then we can expect investment in the area. Thank you. So can I answer one thing? Yeah, disturbed area. See, I think this is a political language what you guys are talking, but I think इतने सालों पे
बोरदुमसा जिस तरीके से रह रहा है, you see like multiple communities we coexist with each other, and I don't see any problem regarding that, and I don't find anywhere in history where these things have erupted so much where I think एक दूसरा का existential crisis होने का ऐसा disturb तो हमको दिखा नहीं है. And if you talk about some insurgencies also, today I think if I have to rectify you in certain extent, I think ये बोरदुमसा पुलिस स्टेशन had been ये आसपास से हटाया भी गया है, और इस एरिया पे आई थिंक आज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का जो भी सिस्टम चल रहा है, इस पे काफ़ी ये पीस लाया जा रहा है. एंड मोर ओवर So, to cut you short, so what you are saying is कि peaceful है. it is peaceful. Peaceful. So I you say it is differ. peaceful, You I don't differ know. with his opinion. That is why maybe investors are not coming here. Maybe Ong Sang is not aware. Every 6 months, the Ministry of Home Affairs, they issue a notification. Okay, they issue a notification. They notify this area as disturbed area. In what sense? See, that is the issue. Since the Ministry of Home Affairs is notifying this area as a disturbed area, despite being very peaceful and harmonious, the companies are not coming here. So we have to rectify that. I agree with your point that this area, Dain Bodumsa, is extremely a peaceful area. So that notification is not right. So I think again there's a point here. So there is a notification which comes out as per Ministry of Home Affairs. He may be right as per whatever documents are being issued by the ministry. We all know Bodumsa is a peaceful place. You agree to it, right? So why is that notification coming, and why is our people not opposing to it? Right, that is the point. Why we are not aware? Why we are not aware that this area is being notified